हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे वायुदाब, वायुमंडलीय दाब, एयर प्रेशर। हमारा टॉपिक था वायुदाब। एयर प्रेशर। एयर प्रेशर हम बात करते हैं इस एयर प्रेशर की। तो इसके अंदर हमने चर्चाएं की हैं वायुदाब में कि वायुदाब जो होता है वो पृथ्वी के धरातल पर उसके भार के कारण हमने इसकी सामान्य जानकारी हासिल की। उच्च दाब, निम्न दाब के बारे में, ठीक है। हमने इसकी पेटियों के बारे में भी चर्चा की है कि 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो हैं उनके बीच में विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है। हमने उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में जो पेटी है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, उसकी भी हमने बात की। उसके बाद हमने 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है या न्यून दाब की पेटी है उसकी भी हमने चर्चाएं की है। फिर हमने उत्तरी गोलार्ध का जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर 85 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जो बेल्ट है उस बेल्ट का नाम यहाँ पे उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ऐसे करके हमें दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसे ही पढ़ा। दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 के बीच में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी और 60 से 65 के बीच में यहाँ पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे 85 से 90 डिग्री के बीच में जो दक्षिणी ध्रुवीय जो उच्च वायुदाब की पेटी है उसकी भी हमने बात की। साउथ पोल यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर इस तरीके से हमने 7 पेटियों को देखा है। हमने इन पेटियों का जो निर्माण होता है उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी कि तापजन्य पेटियाँ होती हैं और गतिजन्य पेटियाँ होती हैं। यहाँ पे हम वापस इसको कड़ी को जोड़ते हुए इन एक एक पेटियों का आप अध्ययन करोगे। यहाँ पे हम कहते हैं कि मानो यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर जो 0 डिग्री रेखा है, इस रेखा के यहाँ पर जो बेल्ट है, इस बेल्ट को 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण की तरफ नॉर्थ लैटिट्यूड और 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इसको हमने विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहा है। क्या कहा है? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, लो प्रेशर। कौन सी पेटी है अपनी? पहली विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। हमने वो तो बात कर ली थी जहाँ पर देखो यहाँ पे तापजन्य और गतिजन्य, यहाँ ये तो 3 पेटियाँ हैं और ये 4 पेटियाँ हैं। ये तो हमने चर्चा कर ली थी। तापजन्य का मतलब विषुवत रेखीय हो गई, एक उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब हो गया, एक दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब हो गया। यानी एक तो सेंटर में और दोनों किनारों पे कौन सी पेटियां हैं? तापजन्य। जो बीच वाली दोनों पेटियां हैं दोनों गोलार्धों में, वो 4 पेटियां गतिजन्य होंगी। जहाँ पर कौन सी हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। यहाँ भी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी और यहाँ पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। यहाँ पर ये तो बात हमने कर ली थी। अब ये जो विषुवत रेखीय पेटी है इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो पेटी है ये दोनों गोलार्धों में स्थित है। ये पेटी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पाई जाती है। कहाँ तक पाई जाती है? दक्षिणी अक्षांश तक। समझ गए बात? 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो बेल्ट पाई जाती है उसका नाम है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। समझ गए? इसमें हम कहते हैं कि ये जो पेटी है वो अत्यधिक निम्न दाब की है। अत्यधिक निम्न दाब की है, या यूँ कहें कि जो कटिबंध है इसके वहाँ पर दाब क्या है? बिल्कुल कम है। ये तापमान से अधिक प्रभावित होती है। देखो यहाँ पे कैसे होती है। सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं साल भर सीधी
इस पेटी का जो खिसकाव भी होता रहता है उत्तर और दक्षिण की तरफ, कभी ये उत्तरी गोलार्ध में होती है, कभी ये दक्षिणी गोलार्ध में होती है, ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे। ये जो कंडीशन बनती है उत्तरायण और दक्षिणायन की, कौन सी कंडीशन बनती है? उत्तरायण और दक्षिणायन की जो कंडीशन बनती है, उत्तरायण का मतलब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है, दक्षिणायन का मतलब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साल भर सीधी किरणें पड़ती हैं, इस क्षेत्र में साल भर क्या पड़ती हैं? सीधी किरणें, जिसके कारण यहाँ की जो वायु है वो गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। ध्यान रहे, आप किसी भी चीज़ को गर्म करोगे वो हल्की हो जाएगी, किसी भी वस्तु को आप गर्म करोगे वो क्या हो जाएगी? हल्की हो जाएगी। और हल्की चीज़ हमेशा ऊपर उठ चली जाती है, हल्की चीज़ अपने आप ही ऊपर चली जाती है, भारी चीज़ हमेशा नीचे रहती है। चाहे तो आप गर्म और ठंडे पानी की देख सकते हो, ठीक है, गर्म पानी ऊपर रहेगा, ठंडा पानी नीचे रहेगा, क्योंकि ठंडी चीज़ जो होती है वो भारी होती है, गर्म चीज़ होती है वो हल्की होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दिया जाए, आपने अपने घर में एक रोड लगाते हो, क्या लगाते हो? रोड लगाते हो, रोड लगाते हो बाल्टी में लगाते हो, ठीक है। उस बाल्टी में या आपका जो भी बर्तन है उसमें आपने रोड लगाई, 5 मिनट तक आपने उस रोड को उस बाल्टी में डुबो कर रखा, समझ गए बात? वहाँ पर वो बाल्टी है वो गर्म करेगा उस पानी को, जो रोड लगी है वो गर्म कर देगी उसको। तो आप 5 मिनट बाद में रोड को बंद कर दीजिए, ठीक है, आप उसमें अंगुली लगाओगे तो वो पानी आपको गर्म मिलेगा, समझ रहे हो बात? प्रैक्टिकल बात है। आप वहाँ पर उस पानी को देखोगे तो वो आपको गर्म मिलेगा, इतना गर्म मिलेगा कि आप उसके अंदर अंगुली नहीं डुबो सकते। लेकिन आप अगर उस बाल्टी के उस तली वाले पानी को देखोगे वो बिल्कुल ठंडा पड़ा है। होता है कभी ऐसा? पानी इतना गर्म किया लेकिन वो पानी थोड़ी देर बाद में आपने उसको पूरा मिला दिया तो वो पानी वापस ठंडा रह गया, समझ गए? यानी उस बाल्टी का आधा पानी ही वो गर्म कर पाएगा, कारण कि वो गर्म जो पानी होता है वो हल्का होता है, वो ऊपर रहता है। जब तक उसके नीचे वाले पानी में टेम्परेचर नहीं पहुंच जाता तब तक ऊपर का लेयर ही गर्म रहेगा, नीचे का पानी ठंडा रहेगा। तो आप देख सकते हो वहाँ पे हल्का हो जाता है, गर्म पानी हल्का होगा वो ऊपर रहेगा, ठंडा पानी हमेशा नीचे रहता है। तो कोई भी वस्तु हो, ठंडी वस्तु नीचे रहेगी और गर्म वस्तु ऊपर चली जाएगी। वैसे ही प्रभाव यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर वही प्रभाव पड़ेगा कि इस क्षेत्र में सूर्य की साल भर सीधी किरणें गिरने की वजह से यहाँ पर तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। और तापमान हमेशा ऊंचा रहने का कारण है कि यहाँ की जो वायु है उस वायु को वो गर्म कर देगा, और वो वायु गर्म होकर के कहाँ जाएगी? ऊपर चली जाएगी। मानो इसका ये धरातल है, हमने इसको एक समतल रेखा के रूप में मान लिया। ये तो आपने पृथ्वी ग्लोब के ऊपर देखा है, ये तो आपने ग्लोब देख लिया। यहाँ पर हम इस धरातल पर देखते हैं, ये तो है यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पर ये 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और ये 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, समझ रहे हो बात? यहाँ पर साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, समझ गए? चाहे वो सूर्य यहाँ पर कर्क रेखा पर हो, चाहे वो सूर्य यहाँ मकर रेखा पर हो, समझ गए? लेकिन इसकी किरणें यहाँ पर तो आ ही जाती है, किधर से भी आए लेकिन इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें आ ही जाती है। तो यहाँ का क्षेत्र साल भर गर्म रहता है। इसी कारण यहाँ पे दिन में सूर्य के सामने यहाँ पृथ्वी का आधा भाग रहता है, तो इसका मतलब उस क्षेत्र में सूर्य के सामने रहेगा तो 12 घंटे वहाँ पे दिन रहते हैं। और पृथ्वी घूर्णन करती है तो वो हिस्सा अगर पीछे चला जाएगा तो पृथ्वी की छाया उस पर पड़ेगी, तो 12 घंटे यहाँ पे रात होती है। तो इस क्षेत्र में 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं, कारण कि सूर्य के सीध में जो भाग रहेगा वहाँ तो दिन रहेगा, और जो घूर्णन करके पीछे वाला भाग हो जाएगा तो पीछे उस पृथ्वी की छाया पड़ जाएगी, तो वहाँ पर रात हो जाएगी, समझ गए बात? तो यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर सूर्य की साल भर सीधी किरणें पड़ने के कारण यहाँ पर तापमान ऊंचा रहता है, और तापमान ऊंचा रहने का मतलब यहाँ पे वायुदाब कैसा होगा? निम्न होगा, क्योंकि तापमान और वायुदाब में संबंध कैसा है? तापमान और वायुदाब में संबंध है कैसा? विलोमानुपाती संबंध है।
ये बात आपने कर ली थी। तो यहाँ की जो वायु होगी वो गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी। यहाँ पर जो वायु होगी वो ऊर्ध्वाधर रूप लेकर रहेगी। कौन सा रूप रहेगी? ऊर्ध्वाधर। इसका मतलब होता है लंबवत, वर्टिकल स्थिति में रहेगी। तो यहाँ की वायु ऊपर जाकर के एक हो जाती है। लेकिन धरातल पर इस वायु में संचलन नहीं होता, इसकी गति नहीं होती। वायु कैसे चलती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। वायु कैसे चलेगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की और तो यहाँ पे हम बात करें तो जब सूर्य उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है। आपने बात की कि उत्तरायण कब होता है? जब सूर्य 21 मार्च के बाद में उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है, यानी 0 डिग्री पर 21 मार्च को चमकता है। 21 मार्च के बाद में 24 मार्च तक या 22, 23, 24 जो भी मार्च है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकना, यानी सूर्य इस गोलार्ध में चमकना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ जो कर्क रेखा है इस तक आता है, तब तक यहाँ पर 21 जून हो जाती हैं। 21 जून के बाद में सूर्य वापस दक्षिणी गोलार्ध की तरफ रुख कर लेता है और 21 जून के बाद में सूर्य वापस दक्षिण गोलार्ध की ओर चमकना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर यूँ कहें, यहाँ वापस 0 डिग्री पे आएगा तो 21 या 22 या 23 सितंबर हो जाएंगी। तो 23 सितंबर की जो डेट होगी वो वापस 0 डिग्री पे चमकने वाली होगी और 24 सितंबर होते ही सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चमकना के स्टार्ट कर देगा और यहाँ 22 दिसंबर तक मकर रेखा पे चमकेगा। जब 6 महीने की यह कंडीशन बनती है 21 मार्च से और 23 सितंबर के बीच वाली, यहाँ पर इसको कहते हैं उत्तरायण। क्या कहते हैं इसको? उत्तरायण कहते हैं। और जब सूर्य 24 सितंबर से दक्षिणी गोलार्ध में चमकना स्टार्ट हो जाएगा तो इसको कहते हैं दक्षिणायन और ये 21 मार्च तक चमकेगा। 23 सितंबर से 21 मार्च तक ये दक्षिणी गोलार्ध में चमकेगा सीधा, यानी सीधा 22 दिसंबर जो होगी वो मकर रेखा पर सीधा होगा। इस स्थिति में तो हम देखेंगे कि उत्तरायण और दक्षिणायन होगा तो इस जो बेल्ट है इसमें स्थानांतरण होता रहता है, यानी सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकेगा। इसका मतलब यहाँ की जो वायु है, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगी। यानी अब जो कंडीशन बनती है वो 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री तक और दक्षिण में 5 तक बनती है। समझ रहे हो बात? जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकना स्टार्ट होगा तो वही स्थिति 0 से 10 डिग्री के बीच में चमकनी स्टार्ट हो जाएगी, या यहाँ पर सूर्य सीधा अपना प्रभाव डालेगा तो यहाँ की जो वायु होगी वो ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी। समझ गए? तो यहाँ की वायु है वो इधर वाली वायु यहाँ पहुँचते ही गर्म हो जाएगी और इधर वाली जो वायु होगी वो भी गर्म हो जाएगी। दोनों वायु गर्म होगी और फिर ऊपर की ओर चली जाएगी। ऊपर जाकर के दोनों वायु है वो एक हो जाएगी, इस क्षेत्र में एक हो जाएगी और एक होने के बाद में यहाँ पे इस वायु में जो नमी होगी वो संघनित होकर के यहाँ पे रोज वर्षा कर देती है। तो यहाँ पर इस वायुदाब यानी सीधा का सीधा इस बेल्ट का प्रभाव है वो तापजन्य पेटी से है, यानी तापमान इस बेल्ट को बनाने में अपना हाथ रखती है। इस क्षेत्र में यहाँ पे देखो, इस क्षेत्र में कोई वायु नहीं प्रवेश कर पाती, यानी 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक कोई वायु है वो इसके अंदर एंटर नहीं कर पाती है। यानी करेगी तो 5 डिग्री सीमा तक करेगी और इधर भी 5 डिग्री तक करेगी। इधर आते ही गर्म होकर के ऊपर उड़ जाएगी, इधर आते ही गर्म होकर के ऊपर उड़ जाएगी। तो इस क्षेत्र में वायु तो है, ध्यान देना, इस क्षेत्र में वायु तो है लेकिन यहाँ की वायु में संचलन नहीं है, मूवमेंट नहीं है। क्षैतिज जो संचलन होता है वायु में उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, यहाँ जो वायु चलती है कैसे चलती है वायु? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं, निम्न वायुदाब। तो यहाँ उच्च वायुदाब से जब वायु के कण चलेंगे तो आपने को क्या अच्छा महसूस होगा? हवा के रूप में महसूस होगा। जब आप देखते होंगे कि घर में आप खड़े हैं और वहाँ से अगर कोई वायु आ रही है तो इधर से कोई वायु आ रही है, इसका मतलब उधर उच्च वायुदाब है, जिधर जा रही है वहाँ निम्न वायुदाब है, तो ये पवन चलना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके की गति यहाँ पर नहीं होती, ये निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। यहाँ पर इस वायु के कणों में संचलन नहीं होता, इसलिए इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं? शांत क्षेत्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शांत क्षेत्र। समझ गए बात? यहाँ पे वायु नहीं चलती इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या रख दिया? शांत क्षेत्र। इसको डोलड्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डोलड्रम, डोलड्रम पेटी। समझ गए बात?
इसका नाम क्या है? डोल्ड्रम पेटी भी इसको बोला जाता है। ध्यान रहे ये 0 से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण की ओर है, जिसको क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम पेटी भी बोलते हैं, जिसको शांत क्षेत्र भी बोलते हैं। शांत क्षेत्र और डोल्ड्रम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके इस भाग में जो धरातलीय भाग है इस पेटी का, उस धरातलीय भाग में वायु का जो क्षैतिज संचलन होता है वो नहीं होता, यानी हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होता है वो नहीं होता, जिसके कारण यहाँ का जो क्षेत्र है वो शांत क्षेत्र है। समझ गए बात? तो यहाँ पर इस बेल्ट की हमने बात कर ली। इसको हम यहाँ पर ITCZ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यानी अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र। क्यों बोलते हैं इसको? अंतरा मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ट्रॉपिकल का मतलब हो गया उष्ण कटिबंधीय, और यहाँ कन्वर्जन का मतलब हो गया अभिसरण की क्रिया, और जोन का मतलब हो गया क्षेत्र। समझ गए बात? तो ITCZ भी बोलते हैं। यहाँ किसका अभिसरण क्षेत्र है? यहाँ से आने वाली वायु का, और इधर से आने वाली जो वायु है वो वायु यहाँ पर इस क्षेत्र में यहाँ पहुँचते ही गर्म होकर के ऊपर चली जाती है। तो इनका क्या क्षेत्र है? ये अभिसरण क्षेत्र है, दोनों का कन्वर्जन जोन है। तो यहाँ पर यूँ कह सकते हो ये जो क्षेत्र है 0 डिग्री 5 डिग्री उत्तर से और 5 डिग्री दक्षिण में 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर, तो इसको हम ITCZ भी बोलते हैं। समझ गए बात? यहाँ पर हमने एक वायु जो पेटी है वो देखी, जो कि तापजन्य पेटी से संबंधित है। यहाँ सूर्य की किरणों से सीधा सीधा ये प्रभावित होती है। ठीक है, हम दूसरी जो बात करते हैं दूसरी बेल्ट की। यहाँ पर दूसरा जो बेल्ट है उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमने इस क्षेत्र में एक बेल्ट देखा, उस बेल्ट का नाम है उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी। क्या नाम है इसका? उपोषण उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब पेटी। यहाँ पर ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट की बात करें तो दोनों गोलार्धों में सेम कंडीशन बनती है। दोनों गोलार्धों में क्या बनती है? सेम कंडीशन बनती है। ये जो उत्तरी गोलार्ध में पेटी है वही दक्षिणी गोलार्ध में पेटी है। ठीक है, यहाँ पर जो दूसरी ये पेटी है उपोषण उच्च वायुदाब वाली पेटी, इस पेटी में यहाँ पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर प्रभाव किसका पड़ता है? एक तो पड़ता है पृथ्वी का घूर्णन काल, पृथ्वी की घूर्णन गति, ठीक है, और एक प्रभाव पड़ता है, एक जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है अवतलित वायु का, अवतलित वायु का, जो कि विक्षेपी बल के कारण पड़ता है। विक्षेपी बल, इस पेटी को ध्यान से समझना। विक्षेपी बल का सीधा सा मतलब आपको बता दें, आपने कभी अपने खेतों के अंदर फव्वारा चलते देखा है? जो फव्वारा यहाँ पे, जैसे यहाँ ये फव्वारा है, ये फव्वारा आपका चल रहा है, ठीक है, यहाँ से ये पानी फेंकेगा और उस पानी को दूर तक यहाँ पर ऐसे फेंकेगा, यानी ऊंचाई से इस तरीके से फेंकता है। तो ये हो गया विक्षेपी। क्या हो गया? विक्षेपी। तो ऐसा जो बल काम करेगा वो यहाँ पर करता है। ध्यान देना, इस क्षेत्र में यहाँ हमने ये देखा था 0 से 5 डिग्री और 5 डिग्री दक्षिण में यहाँ की वायु ऊपर गई, यहाँ की वायु ऊपर गई, ये देखा हमने, ठीक है। यहाँ 30 से 35 वाला क्षेत्र है, 30 से 35 वाला क्षेत्र है। यहाँ पृथ्वी घूर्णन करती है, पृथ्वी घूर्णन करती है तो ये अपने साथ इस वायु को ले जाती है और इसका स्थान पीछे छूट जाता है। जैसे मानो यहाँ पर ये जो पवन है ये चलना चाहती है सीधा, उच्च वायुदाब है यहाँ पे, ये निम्न है, लेकिन ये पृथ्वी आगे की ओर खिसक जाती है, पृथ्वी तो ऊपर चली जाती है जबकि ऊपर का वायुमंडल पीछे रह जाता है। तो इसकी दिशा ये वाली हो जाएगी,
होगी या नहीं होगी? जैसे ये पवन यहाँ पर आकर के, ये वायु आकर के फैलेगी और फैल करके यहाँ पर हल्की होकर के, गर्म तापमान होगा जिससे हल्की हो जाएगी, और हल्की होकर कहाँ जाएगी? ऊपरी वायुमंडल में जाएगी और इस क्षेत्र में इकट्ठा हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी? इकट्ठा हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ, इस वायु को जाने के लिए स्थान कहाँ है? इस वायु को जाने के लिए स्थान कहाँ है? तो वो स्थान जैसे यहाँ से जाएगी तो इधर जाएगी या इधर जाएगी? जाएगी नहीं जाएगी? इस क्षेत्र में ये वायु है, ये वायु या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है। तो यहाँ की जो वायु होगी इस क्षेत्र में उतरेगी, क्योंकि इसको स्थान यही मिल रहा है, यहाँ पर उतर जाएगी वो वायु। इधर वाली जो वायु है वो भी इधर उतर जाएगी, क्योंकि इधर से लगातार वायु ऊपर की ओर जा रही है। जा रही है या नहीं जा रही? तो वायु कहाँ उतरेगी? यहाँ पर उतरेगी। इस क्षेत्र में हम कहते हैं कि ये जो क्षेत्र है, इस वायु के उतरने से यहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? उच्च वायुदाब का केंद्र। यहाँ पर ये वायु उच्च होगी, इस क्षेत्र में उच्च होगी, तो वायुदाब कैसा होगा? उच्च। जबकि इस क्षेत्र में, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, यहाँ पे उच्च वायुदाब, उच्च तापमान रहता है। क्या रहता है? उच्च तापमान रहता है। केवल 2 महीने सर्दियों के, केवल सर्दियों के 2 महीने, यानी सर्दियों के 2 महीने तापमान कम रहता है। तापमान कम है, बल्कि पूरे वर्ष उच्च तापमान। याद रहे, इस क्षेत्र में यहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि सर्दियों में केवल 2 महीने ही इस क्षेत्र में तापमान नीचा रहता है, जबकि पूरे साल यहाँ पर तापमान ऊंचा रहता है। और तापमान ऊंचा रहने का मतलब उच्च तापमान होगा, तो वायुदाब कैसा होगा? विलोमानुपाती है ना, निम्न वायुदाब। अगर यहाँ पे हम यूँ कहें इस क्षेत्र के रूप में कि ऊंचा तापमान, इसका मतलब निम्न दाब होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उच्च वायुदाब है। यहाँ तो क्या है? उच्च वायुदाब है। यहाँ होना चाहिए निम्न वायुदाब, यहाँ निम्न वायुदाब होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उच्च वायुदाब है, लेकिन उच्च तापमान भी है। इसका कारण क्या है? यहाँ की जो वायु उतरती है वो वायु के कारण यहाँ पर ऊंचा वायुदाब है, जबकि इस क्षेत्र में होना चाहिए निम्न वायुदाब। तो हम कह सकते हैं कि ये निम्न वायुदाब का केंद्र न होकर के उच्च वायुदाब का है। किसके कारण? इस पवनों की गति के कारण। इस पवनों की इस गति के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र बन गया है। इसमें उतरती हुई जो ये वायु है, इसको बोलते हैं अवतलित वायु। क्या बोलते हैं इसको? अवतलित, यानी उतरना, नीचे की ओर उतरने के वाले जो क्षेत्र होता है उसको अवतलित बोलते हैं। तो ये अवतलित जो वायु है, यहाँ पर ये शांत क्षेत्र रखती है, यानी ऊपर से वायु होगी वो नीचे उतरेगी, तो वहाँ वायुमंडलीय जो दशा होगी वो शांत दशा होगी, तो जिसके कारण यहाँ वायुमंडल में पवनों का संचरण नहीं हो पाता। वायुमंडलीय क्षेत्र में, धरातल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर इस वायुमंडलीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। इस वायुमंडलीय क्षेत्र में वायु का संचरण नहीं हो पाता, जिसके कारण हम कहते हैं कि इस क्षेत्र में, यहाँ पर पृथ्वी का ये जो भाग है, इस भाग में जो पहले व्यापारी थे, ये पहले जो व्यापारी थे, वो व्यापारी अपने व्यापार के लिए अपने नावों के अंदर घोड़ों को ले जाते थे, यानी बाहर परिवहन के रूप में उस पर सामान लाद करके ले जाते थे। तो जो अरबी लोग थे, अरबी लोग पहले व्यापार के लिए घोड़े साथ में रखते थे, तो उनकी जो नावें हैं, वो नावें इस क्षेत्र में पहुंचने के बाद में वो शांत क्षेत्र होने के कारण, वायुमंडलीय शांत क्षेत्र है यहाँ पे, उसमें संचलन नहीं है वायु के अंदर, तो वहाँ पर वो नावें हैं वो वजन के कारण वहाँ पे रुक जाती थी, यानी वो आगे नहीं जा पाती। क्यों जाएगी? क्योंकि वहाँ पे वायु नहीं चलती, और वायु नहीं चलेगी तो नावें आगे नहीं बढ़ पाती हैं वजन के कारण। तो वो क्या करते थे? अपने वजन को कम करने के लिए जो घोड़े होते थे उनको समुद्र में फेंक देते थे, यानी अपने नाव का जो वजन है उसको कम करने के लिए। तो यहाँ पर इन अक्षांशों का नाम ही क्या रख दिया गया था? हॉर्स लैटिट्यूड रख दिया गया था, अश्व अक्षांश रख दिया गया, यानी इसको ही क्या कहते हैं यहाँ पे?
अश्व अक्षांश कहते हैं। और अश्व अक्षांश बना कैसे? ये बना वायु के अवतलित होने के कारण, वायुमंडल में जो वायु है वो शांत रहने के कारण यहाँ की जो वायु नहीं चल पाती, उसमें कोई संचलन नहीं हो पाता, कोई मूवमेंट नहीं होता, जिसके कारण यहाँ जो शांत क्षेत्र है वहाँ पर इस घोड़े से भरी हुई नाव का वजन कम करने के लिए इसको यहाँ पर नाव को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करना पड़ता था, जिसके कारण यहाँ इस अक्षांशों का नाम क्या रख दिया गया? अश्व अक्षांश रख दिया गया था। ठीक है, ये बात हो गई आपकी दूसरी पेटी की, उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी, जो कि कहाँ पर है? 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में, जो कि एक गतिजन्य पेटी मानी जाती है। समझ गए बात? ये बात हो गई आपकी इस बेल्ट की। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी पेटी की। तीसरी पेटी 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में है, जो कि हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।